हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, हम अध्ययन करते हैं। आज भाषा शिक्षण के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर के माध्यम से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रकृति, उसका महत्व क्या है। ठीक है, ये भाषा शिक्षण लिखा हुआ है लेकिन भाषा है। ठीक है, मुख्यतः सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप चाहें तो। पहला पॉइंट है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ये सभी जानते होंगे कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं मानी गई है। ठीक है, कुछ विद्वानों के मतानुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा भी उसी का एक धरोहर के रूप में मिल जाती है। किंतु ये मत जो है सदैव सत्य नहीं रहा है। यदि किसी भारतीय बच्चे को जन्म के कुछ ही दिन पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड या अमेरिका या रूस या जापान या कहीं चीन या पाकिस्तान कहीं भेज दिया जाए, तो वह वहाँ पर भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा और वहाँ उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ही होगी, या फिर जो उस देश में भाषा बोली जाती है, उस क्षेत्र में बोली जाती है, वही भाषा उसकी एक तरीके से पैतृक संपत्ति रही होती है। ठीक है, इसीलिए बालक की जो भारतीय भाषा ही, यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो क्या होता, बालक जो है, बच्चा जो है, वही भाषा बोलता जहाँ के उसके माता पिता रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। तो भाषा जो है कभी भी पूर्ण नहीं होती है, अर्थात कह सकते हैं कि ये कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है। वस्तुतः जो है भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा से होता है। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, लेकिन जीवित भाषा में ये बात नहीं है कि भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है। सेकंड है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। यानी पहले व्यक्तियों का विचार था कि भाषा वियोग अवस्था से संयोग अवस्था की ओर जाती है। कुछ व्यक्तियों का विचार था कि भाषा दोनों परिस्थितियों से होकर गुजरती है, परंतु अब दोनों ही विचारों में कोई तथ्य नहीं रह गया है। भाषा जो है वस्तुतः संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। वियोग से तात्पर्य है कि विघटित होना, जैसे मोहन खादति, यानी मोहन खाता है का हो जाना। ठीक है, अतः ये कहा जा सकता है कि संस्कृत से हिंदी वियोगात्मक हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा आदंत सामाजिक वस्तु है। यानी भाषा का जो अर्जन है समाज के संपर्क से ही हो सकता है। वास्तविकता तो यही है कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है तथा उसका जो प्रयोग है वो भी समाज में ही होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इसलिए एक सामाजिक वस्तु मानी गई है। सेकंड है, भाषा नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। यानी भाषा शुरू में स्थूल होती है, परंतु धीरे धीरे वह सूक्ष्म भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा प्रौढ़ होती जाती है। परंतु ये सभी बातें प्रयोग पर फिर निर्भर करती हैं। वर्तमान समय की हिंदी प्राचीन समय की हिंदी की तुलना में सूक्ष्म प्रौढ़ है, परंतु जो संस्कृत की तुलना में उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदी अभी तक उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त विकसित नहीं हुई है जिनमें संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है,
भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा को अर्जित संपत्ति माना गया है। भाषा को कहीं ना कहीं अर्जन किया जाता है। भाषा का, मनुष्य भाषा का अगर हम बात करें, मनुष्य भाषा का अर्जन अपने विचारों, अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। जैसे हम अभी पिछले पॉइंट्स में पढ़ रहे थे कि पहले बात कर रहे थे कि कोई भी बच्चा जिस माहौल में जैसे वातावरण में रहता है वैसी भाषा का प्रयोग करना वो सीखता है, वैसी भाषा का अर्जन करना सीखता है। ठीक है, वैसी भाषा को वो अर्जित करता है। इस तथ्य की पुष्टि कई एग्जाम्पल्स से, कई उदाहरणों से की भी जा सकती है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि यदि एक बालक का अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वह अंग्रेजी ही सीखता है। सही है, इस प्रकार स्पष्ट भाषा कह सकते हैं कि अर्जित संपत्ति है, ना कि एक पैतृक संपत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ये तो समझ रहे होंगे, भाषा को जो बच्चा अर्जित करता है, लेता है, ग्रहण करता है, वो कहीं ना कहीं अनुकरण के द्वारा ही होता है भाषा का अर्जन। जैसे बच्चे के सामने माँ रोटी को रोटी कहती है, वह उसे सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयत्न करता है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चा रोटी कहना सीख जाता है। एक एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ और भी कोई शब्दों का उच्चारण जब होता है बार बार सामने, जो कोई व्यक्ति को नहीं आता है वो वैसे ही सीख जाता है। तो ये एक तरीके से अनुकरण द्वारा इसका अर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ये तो सत्य है कि मनुष्य जो है न्यूनतम श्रम में महत्तम कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी मानी गई है। जैसे टेलीविज़न को केवल टीवी कहकर ही काम चला लिया जाता है। सभी जानते हैं कि टेलीविज़न को टेलीविज़न नहीं कहते हैं, लोग टीवी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मनुष्य की यही जो प्रवृत्ति है वो भाषा के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी मानी गई है। ठीक है, अब वास्तविक शब्द कष्ट साध्य होने के कारण सिर्फ, जैसे अभी हम बात करते हैं टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न कहते हुए देर लगेगी, टीवी कहते हुए आसानी से काम चल जाता है। तो व्याकरण में भी यही नियम लागू होता है, जिसके अंतर्गत आरंभ में तो अनेक रूपों में तथा अपवादों की अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं तक आते आते नियम बनकर रूप कम हो गए तथा आपदाओं या अपवादों की अधिकता भी कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। कह सकते हैं कि वस्तुतः जो भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जा सकता है, लिखित रूप को भी उसके पीछे पीछे ही चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है। इसी कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक एवं मानसिक विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है, जिनकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है। ठीक है, ये छात्रों ये उसकी हो गई विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति भी कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम इसका बड़ा अध्ययन करेंगे। जैसे भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें, कुछ तथ्य जान लेने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि उसकी प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल मनुष्यों की भाषाओं से होता है, और वह भी ध्वनि संकेतों की उस भाषा से जो लिपि का वरदान प्राप्त कर लिखित रूप धारण करती है। मनुष्य की इस भाषा का जो मूल आधार विचार होते हैं, इस भाषा को मनुष्य समाज के बीच रहकर सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है या सिखाता है। और इस भाषा की एक विशेषता ये भी रहती है कि ये सदैव परिवर्तनशील या विकास होता रहता है। इसमें परिवर्तन और विकास होता रहता है। मनुष्य की भाषा की यही प्रकृति है, यही इसका नेचर है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि भाषा की जो प्रकृति है वो क्या है। जैसे पहला पॉइंट है भाषा मानव की विशेषता है। ये सभी जानते होंगे, भाषा एक तरह से एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। एक आप अब शुद्ध उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, सम्मानजनक किसी से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाषा है आपकी, जो बोलने का तरीका है, किस प्रकार से आप किसी
से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी जो ज्ञान की सामग्री है उसको कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाषा पर डिपेंड करता है। तो सामने वाला भी प्रभावित होता है आपकी भाषा से, और भाषा जो आपके पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को दर्शाती है। ठीक है, तो भाषा जो मानव की एक विशेषता मानी जाती है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है तो कहते हैं अरे कितना अच्छा व्यक्ति है वो, तो कहीं ना कहीं उसकी एक विशेषता मानी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। ये तो सभी जानते हैं कि आपके अंदर विचार अच्छे हैं, लेकिन भाषा अगर अच्छी नहीं है आपकी, तो उन विचारों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का कोई प्रयत्न में भी मनुष्य ने कभी कभी ध्वनि संकेतों या भाषा का विकास किया है। परंतु ये भी बात सत्य है कि यह जैसे जैसे मनुष्य भाषा सीखता जाता है उसकी भाषा में विकास होता जाता है। तो कहीं ना कहीं भाषा और विचार में अटूट संबंध माना गया है। और आप अगर हम बात करें जब वह विचार करने और विचार विनिमय करने में भी सक्षम हो जाता है, तो इस प्रकार भाषा एवं विचारों का विकास एक दूसरे के पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा वाचिक प्रतीकों का एक व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं मनुष्यों की सभी भाषाओं में वाचिक प्रतीकों की अपनी अपनी व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं। ठीक है, अपने शब्द हैं और अपनी अपनी वाक्य रचना है। ठीक है, भाषा संबंधी ये नियम निश्चित होते हुए भी लचीले होते हैं, और भाषा विकास के साथ साथ इनमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभ में मौखिक भाषाओं का ही विकास हुआ था, सभी जानते हैं, परंतु धीरे धीरे सभी समाजों ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियाँ निश्चित की। उन निश्चित मूल ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निश्चित किए, और इस प्रकार अपनी अपनी भाषाओं के लिए लिपियों का विकास किया। आज मानव समाज में प्रत्येक भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है या लिखी जा सकती है, और कुछ लिपियां तो ऐसी हैं जिनमें संसार की किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है, जैसे देवनागरी। उन सबकी सिरमौर माना गया है देवनागरी को। ठीक है, बांग्ला भाषा है, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको लिखित रूप दिया गया है, सबको अपने अपने उसके अनुसार। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित संपत्ति है। तो ये एक तरीके से विशेषता भी है, और ये इसकी प्रकृति भी मानी गई है। ठीक है, तो अर्जित कहीं ना कहीं संपत्ति है, जितना आप अर्जन करेंगे भाषा का वो आपकी एक संपत्ति मानी जाती है, जिसको कोई नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता, और जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो ये प्रकृति हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा का महत्व। तो महत्व की अगर हम बात करें तो इसका विशेष महत्व माना गया है। भाषा के बिना तो मनुष्य एक पशु के समान माना जाता है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा का आविष्कार एवं विकास वस्तुतः जो है मनुष्य का विकास है। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को कुछ पॉइंट्सों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्व, मनुष्य के जो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका माना गया है? भाषा का माना गया है। उसने अब तक जो भी विकास किया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति की है, वह सब भाषा के माध्यम से ही की है। ठीक है, भाषा व्यष्टि एवं समाज दोनों के विकास की आधारशिला माना गया है इसको। भाषा का महत्व स्वयं सिद्ध हो सकता है, स्वयं सिद्ध है। जैसे आप कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा की ही आवश्यकता होती है। अगर भाषा नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, ना ज्ञान ग्रहण कर पाता है। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपता है। ये भाषा ही तो है जिसको लिपि के रूप में आपको किताबों के रूप में मिलती है देखने को, है ना। तो अगर ये सब नहीं होता तो व्यक्ति के अंदर जो नॉलेज होती, ज्ञान होता, ज्ञान का जो भंडार है वो मर गया तो उसके साथ ख़त्म। ठीक है, तो ये है ज्ञान नेक्स्ट जैसे आप कह सकते हैं सामाजिक
जीवन में प्रगति का साधन। कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए जहाँ। पहला हो गया ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। दूसरा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन, तो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में भी एक प्रगति का साधन माना गया है और इसलिए इसकी विशेष इसका महत्व है। ठीक है, सामाजिक जीवन में प्रगति के लिए विशेष महत्व माना गया है भाषा का। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती रहती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा। भाषा के विकास माध्यम से समाज के नैतिक व्यवहार ही संपन्न नहीं होते, अपितु उसकी जो संस्कृति है वो भी अक्षुण्ण रहती है। ये भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। देखिए मैं अभी बात कर रहा था आपका पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ठीक है, वो दर्शाती है भाषा। जैसी आपकी भाषा होगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व निर्माण में आपकी सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है। भाषा व्यक्तित्व के विकास का एक प्रमुख महत्वपूर्ण साधन माना गया है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। देखो भाषा के माध्यम से ही जो आपके अंदर विचार हैं किसी के प्रति निगेटिव या पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से उनको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाषा राष्ट्र की एकता का आधार। तो समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों को विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती हैं। ठीक है, चिंतन एवं मनन का स्रोत। तो कहीं ना कहीं चिंतन एवं मनन का स्रोत भी भाषा ही मानी जाती है। तो हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में शिरोमणि समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की प्रगति की आधारशिला। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की प्रगति की जो आधारशिला है वो भाषा है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है। भाषा शिक्षा का एक आधार माना गया है इसको। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा ना होती तो भाषा के रूप स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता, तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था ना होती तो मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ऐसी साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। तो कहीं ना कहीं साहित्य भाषा में लिखा जाता है, सभी जानते हैं। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। जब वायुमंडल में स्वर गूंजते हैं तथा श्रोता गदगद हो जाते हैं तो ये सारा चमत्कार भाषा का ही होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व हो गया, विशेष भाषा का मुख्य विशेष महत्व माना गया है जीवन में, मानव जीवन में। तो ये सभी जानते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।